हेलो बच्चों, कैसे हो आप। अब हम समझेंगे चैप्टर 6 रक्त और हमारा शरीर। तो ये जो चैप्टर है वो बच्चों के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो इसमें रक्त के बारे में बताया, मतलब ब्लड के बारे में बताया कि ब्लड क्या होता है। ब्लड होता है खून जो हमारे शरीर में होता है। जैसे चोट लग जाती है तो खून निकलता है तो उसको हम रक्त कहते हैं। रक्त के बारे में बताया इसमें जो चैप्टर में बताया गया है वो ब्लड डोनेट के बारे में बताया गया है और ब्लड बैंक के बारे में भी बताया गया है। आइए अब देखते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के एक कमरे में भेज दिया। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की एक डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ। अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो दिव्या अनिल की छोटी बहन है, उसको कमज़ोरी महसूस हो रही थी तो वो डॉक्टर दीदी के पास जाते हैं। तो डॉक्टर दीदी उसका ब्लड निकालती हैं एक बूंद और उसका टेस्ट करती हैं। डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने कहा। फिर बोली, अनिल, देखने में तो रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के तारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसे दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद, कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विषाणु प्लेटलेट कण कहते हैं। ये कण प्लाज्मा की में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। तो वह पूछने लगता है दीदी कि ये एनीमिया क्या होता है। तो डॉक्टर दीदी उनको समझाने लगती हैं कि ये वैसे दिखने में तो हमें बस खून दिखाई देता है, लेकिन जब हम इसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो ये भानुमति के पिटारे के समान है। मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने से पता चलेगा। तो दीदी उसको सूक्ष्मदर्शी से उसको दिखाने लगते हैं तो उसे लाल रक्त कण दिखने लगते हैं। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा है था। अनिल, रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ
अवतल यानी बीच में दबे हुए रक्त की एक बूंद में इनका संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी। बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हैं। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। तो वह उसको बताती हैं, अनिल को, कि यह जो हमारे शरीर में कुछ समय तक, कुछ महीनों तक रहते हैं, उसके बाद ये धीरे धीरे कम हो जाते हैं, नष्ट होते जाते हैं और उनकी जगह दूसरे कण आ जाते हैं। और यह पौष्टिक आहार जैसे हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा, इसमें उपयुक्त मात्रा में पाए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थों की ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और विषाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? तो दीदी उनको बताने लगती हैं कि हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, कहीं भी खुले जगह हमें टॉयलेट नहीं जाना चाहिए और हमें हरी सब्जियां, फल, ये सब हमें खाते रहना चाहिए। तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना चाहिए। ये सब दीदी उसको बताती हैं। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर डाबा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डॉक्टर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं।
और विषाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। विषाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है। इससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने में से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। दीदी, डॉक्टर दीदी हैं, बता रही हैं कि अगर चोट लग जाती है तो बहुत तेज़, अगर डॉक्टर के पास हम जल्दी से नहीं जा सकते तो क्या करना चाहिए? एक साफ़ सुथरा कपड़ा लेकर उसको वहाँ पर टाइट से बांध देना चाहिए, जिससे रक्त जो बहता है वह रुक जाता है। और तो फिर अनिल पूछता है कि डॉक्टर दीदी, क्या हम हर किसी का रक्त हर किसी में चढ़ा सकते हैं, मतलब उसके काम आ सकता है? तो दीदी समझाती है, नहीं, हर किसी का रक्त हर किसी में नहीं मतलब काम आ सकता। उसके लिए अलग अलग रक्त समूह बनाए गए हैं, जो अगर किसी को रक्त की ज़रूरत है तो वो है उसी का रक्त उसको चढ़ाया जाएगा। ऐसी आपात स्थिति के लिए ही ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्राय हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, दीदी ने ऐसा कहा। तो दीदी बताती हैं कि हर व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता। छोटे बच्चे रक्तदान नहीं कर सकते, जब तक कि 18 साल के ना हो तो आप रक्तदान नहीं कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्राय यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी, दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो अनिल कहने लगता है कि मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो 18 साल का हो जाऊँगा तो मैं भी रक्तदान किया करूँगा। तो यह
जो चैप्टर है उसमें बताया गया है कि रक्तदान हम कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, और रक्तदान करने से कहते हैं कि कमज़ोरी हो गई, परेशानी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रक्तदान करने से कमज़ोरी नहीं होती है। कुछ दिनों में ही हम अपने शरीर में फिर से वापस रक्त को पा सकते हैं, रक्त फिर से बनने लगता है हमारे शरीर में, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके जो लेखक हैं श्री यतीश अग्रवाल जी, तो उन्होंने यह रक्तदान के बारे में बताया, रक्त डोनेट कैसे करें उसके बारे में बताया है, और रक्त के जो ब्लड बैंक बनाए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। आपको यह वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे कि सब लोग इसको समझ सकें और पढ़ सकें। थैंक यू।